जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सबका यूपीएससी हिंदी में। आज हम लोग एक ऐसे साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्हें भारत की पहली महाशक्ति भी कहा जाता था और सेंट्रलाइज सिस्टम का पीक था उनका साम्राज्य। किस साम्राज्य की बात हो रही है? जैसा आप लिखा देख रहे हैं, मौर्य साम्राज्य की बात हो रही है। हम इनके शासनकाल की बात करें कि मौर्य साम्राज्य कब से कब तक के था, तो जैसा कि यहां हम लोग देख रहे हैं 322 से लेके 185 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल था। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य कैसे बना, क्या हुआ। आपको एक अस्थिरता जैसी स्थिति यहां पर दिख रही होगी। देखिए थोड़ा ये डिस्ट्रक्टेड चीज दिख रही होगी, ये आपको भारत का नक्शा दिख रहा होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? सिकंदर ने जब इधर हमला किया तो इधर जो छोटे मोटे गणराज्य हुआ करते थे वहां पर क्या हुआ, पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया तो पावर वैक्यूम क्रिएट होने से क्या हुआ, नए लोगों को मौका मिल सकता था। तो नए लोग वो कौन थे? वो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उन लोगों ने उन मौके को भुनाया और फिर अपना मौर्य साम्राज्य शुरू कर दिया। तो ये तो एक रीजन हो गया, एक प्रमुख कारण। वो भी आप लोगों को पता है, चाणक्य वाला, वो अभी आगे हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि किन किन जगह पर हम लोगों को इनके बारे में देखने को मिलता है, मतलब मौर्य के बारे में हमको कहां से जानकारी मिलती है। उस समय व्लॉगिंग तो चलती नहीं थी कि हेलो गाइस कलिंग पे आज युद्ध करने जा रहे हैं, हेलो गाइस आज मन बहुत द्रवित हो गया है, कलिंग को हराकर अब अपनी नीति बदलेंगे। कौन सी नीति? धर्म घोष पे आ जाएंगे हम, बेरी घोष से। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं था। कहीं ना कुछ सोर्स जरूर होंगे जिससे हमें इनके बारे में पता होगा। ब्लॉग्स तो हम लोग देखे नहीं है इनके। तो कौन कौन से स्रोत हुआ करते थे? एक साहित्यिक स्रोत बोलते हैं और एक को पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। साहित्यिक स्रोत क्या क्या थे जिससे हमको मौर्य काल के बारे में, मौर्य शासन काल के बारे में, मौर्य शासन काल में कैसी चीजें, कैसी व्यवस्थाएं थी, इनके बारे में कैसे पता चलते हैं, मतलब स्रोत क्या क्या हैं। तो पहले हमको मैगस्थनीज की इंडिका मिलती है। दूसरी बहुत प्रमुख स्रोत है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उसके बाद हमको देखने को मिलता है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। और फिर कुछ पुराण और बौद्ध ग्रंथ जैसे जातक और महावंशाज में भी इनके बारे में हमको जिक्र मिलता है, इनकी व्यवस्थाओं का जिक्र मिलता है। तो ये तो हमारे लिटरेरी सोर्सेज हो गए। इसके बाद हम अपने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिनको पुरातात्विक स्रोत भी कहते हैं। तो इसका प्रमुख स्रोत क्या है? आहत। ये क्या होते हैं? पंचमार्क्ड कॉइन्स होते थे, पंचमार्क्ड सिल्वर कॉइन्स। किसके टाइम के? मौर्यन काल के। तो ये भी एक बड़ा स्रोत है। दूसरा हमको क्या देखने को मिलता है? एनबीपीडब्ल्यू देखने को मिलता है। एनबीपीडब्ल्यू क्या होता है? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, अर्थात उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांड से भी हमको इनके बारे में पता चलता है। इसके अलावा हमको क्या देखने को मिलता है? अशोक के शिलालेखों से, मतलब रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, इन सब से हमें इनके बारे में देखने को मिलता है, इनकी व्यवस्थाओं के बारे में देखने को मिलता है। तो ये कुछ सोर्स हुए, कुछ स्रोत हुए जिनसे हमें मौर्य के शासनकाल के बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं द आर्किटेक्ट ऑफ एम्पायर, मतलब कुछ प्रमुख शासक जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। स्थापना किसी एक ने किया होगा। आर्किटेक्ट मतलब किसी ने स्थापना किया होगा, किसी ने विस्तार किया होगा, किसी ने प्रचार प्रसार किया होगा। उसी क्रोनोलॉजी में हम देखते हैं। इनको तो आप सभी जानते होंगे, आप इनको भी जानते होंगे और आप इनको तो और अच्छे से ही जानते होंगे। तो हम पहले बात करते हैं द यूनिफायर। यूनिफायर मतलब क्या है? जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसने एकीकृत किया, चीजों को एक किया। चंद्रगुप्त मौर्य। इनका शासनकाल 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोगों को कहानी पता होगी। मौर्य शासनकाल से पहले, मौर्य एम्पायर से पहले नंदा वंश हुआ करते थे, जो नंद डायनेस्टी होती थी। तो इसके जो आखिरी रूलर थे वो थे धनानंद। आखिरी रूलर कौन थे? धनानंद। तो एक बार की कहानी क्या हुई थी कि धनानंद ने अपनी सभा से चाणक्य, आप लोग चाणक्य के बारे में तो जानते होंगे। तो चाणक्य को उन्होंने क्या किया? अपमानित करके भगा दिया। और उस अपमान का बदला चाणक्य ने किस प्रकार लिया? नंद डायनेस्टी का विनाश करके लिया। तो अब उनको क्या चाहिए था? जब वो अपमानित होकर वहां से आए तो उनको, वो किसी ऐसे के खोज में थे जिसके अंदर इतना पोटेंशियल हो कि नंद साम्राज्य को उखाड़ के फेंका जा सके। तो उनकी मुलाकात हुई चंद्रगुप्त से और उनको देखकर लगा कि हाँ, चंद्रगुप्त ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो चंद्रगुप्त को उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण किया और फिर एट लास्ट जो उनका ध्येय था कि नंद डायनेस्टी को समाप्त करके एक नया साम्राज्य स्थापित करना, तो इन्होंने नंद को हराया और फिर अपना मौर्य साम्राज्य स्थापित कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर आगे भी हम देखेंगे कि इसके बाद ये सेल्यूकस निकेटर को हरा करते हैं, फिर उसके बाद उनकी बेटी से विवाह भी करते हैं। अभी आगे हम लोग ये चीजें भी देखेंगे। फिर इनके जो पुत्र हैं उनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार को बेसिकली एक्सपेंशन के लिए जाना जाता था और इनके फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए इनको जाना जाता था।
क्योंकि अभी इधर हम लोग एंटियोकस प्रथम के बारे में भी देखेंगे कि इनका उनके साथ फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़िया रहा करता था। फिर अशोका की बात करेंगे तो अशोक को हम लोग बेसिक जानते हैं इनके, पहले तो कलिंग वॉर, मतलब स्टार्टिंग में ये एकदम एक्सपेंशनरिस्ट मोड में थे कि नहीं हमको युद्ध लड़ना है और अपने साम्राज्य का विस्तार करते जाना, ऐसे हमारे पूर्वज करते आए। फिर आप लोगों को पता है कि कलिंग के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ और फिर ये किस पे आ गए, भेरी घोष से धम्म घोष पे आ गए। अब ये क्या होता है भेरी घोष धम्म घोष, अभी आगे हम लोग देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। तो देखिए जैसे इनका शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व तक था। चाणक्य की मदद से नंद वंश धनानंद को हराया इन्होंने, और बाद में इन्होंने 305 ईसा पूर्व के आसपास यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, जो कि कौन थे, सेनापति थे। किसके सेनापति हुआ करते थे, इसको आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि सेल्यूकस निकेटर स्टार्टिंग में सेनापति थे, कौन से यूनानी शासक के सेनापति हुआ करते थे, इसको आप लोग बताएंगे, को हराया। और फिर उत्तर भारत को ब्यास नदी से बंगाल की खाड़ी तक एकजुट किया, मतलब ब्यास नदी से बंगाल की खाड़ी तक इन्होंने एकजुट किया, मतलब अपना क्या किया, मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश किया। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और एट लास्ट क्या देखा जाता है कि भद्रबाहु से इन्फ्लुएंस होके, मतलब जो संत भद्रबाहु थे, जो इन्होंने इनको क्या किया, अंत में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। और फिर कहां चले गए थे, श्रवण बेलागोला चले गए थे। कब, जब मगध में 12 साल का अकाल पड़ा, कुछ जैन श्रवण बेलागोला गए, तो साथ में ये भी श्रवण बेलागोला चले गए थे और वहां पे इन्होंने अपना अंतिम सांस लिया, मतलब वहां पर इन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया। अब ये संलेखना विधि क्या होती है, संलेखना विधि क्या होती है, हमने देखा था कि जो जैन होते हैं ये एक्सट्रीमिज्म को फॉलो करते हैं। जैसे दिगंबर सेक्ट में हमने देखा था कि वो वस्त्रों को भी नहीं धारण करते हैं, वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं। उसका और एक्सट्रीम फॉर्म की पहले अन्न फिर धीरे धीरे जल का भी त्याग कर देना, और फिर स्वतः ही क्या होगा, आपका शरीर शांत हो जाएगा। तो उस विधि को संलेखना विधि बोलते हैं। तो इसी विधि से इन्होंने अपने प्राण त्यागे, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बिंदुसार की बात करते हैं। तो इनको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, अमित्र घात बोलते हैं। मतलब जो शत्रुओं का विनाश करते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं। देखिए नाम ही दिया है ना, अमित्र, जो मित्र ना हो उसका घात करने वाला, कौन, बिंदुसार। और प्रायद्वीपीय भारत में विस्तार के लिए भी इनको जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत क्या, अभी हम लोग देखे थे ना कि ये नॉर्दर्न इंडिया में थोड़ा ये डाउन साउथ भी क्या किए, अपना एक्सपेंशन किए, उसमें कौन आते हैं, बिंदुसार ने कार्य किया। फिर कूटनीति और विश्वास की बात की जाए तो यहीं पे हम बात करते हैं एंटियोकस प्रथम की। तो इनका फॉरेन डिप्लोमेसी इनके साथ बहुत बढ़िया था। एक बार की बात है कि इन्होंने एंटियोकस प्रथम से कुछ चीजों की डिमांड की। किसकी किसकी डिमांड की, मीठे शराब की डिमांड की, अंजीर की डिमांड की, और एक दार्शनिक की डिमांड की। तो जिसमें से एंटियोकस प्रथम ने मीठी शराब तो भेजी, अंजीर तो भेजा, पर दार्शनिक नहीं भेजा। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसा इनकी प्रथाओं में, एंटियोकस की प्रथाओं में था कि दार्शनिक को दूसरे राज्यों में नहीं भेजा जाता है। तो उसी के लहजे में इन्होंने क्या किया, दार्शनिक को नहीं भेजा और अंजीर और मीठी शराब भेजी थी। और ये कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते थे, ये अजीवक संप्रदाय। आपने नाम सुना होगा मक्काली घोषाल का। तो अजीवक संप्रदाय को किसने शुरू किया था, मक्काली घोषाल ने शुरू किया था। और ये भी महावीर और भगवान बुद्ध के ही कंटेम्पररी हुआ करते थे। ये अजीवक संप्रदाय को मानते थे। और अजीवक संप्रदाय का बेसिक क्या होता है, ये थोड़ा भाग्यवादी होते हैं, ये भाग्य को मानते हैं, ये नियति को मानते हैं, थोड़ा नियतिवादी होते हैं। देखिए लिखा भी है कि जो कर्म की उपेक्षा करने वाले और भाग्यवादी धर्म था। कौन भाग्यवादी धर्म था, अजीवक संप्रदाय एक भाग्यवादी धर्म है, जो थोड़ा भाग्य में विश्वास, नियति में विश्वास करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अशोक को देखते हैं। तो अशोक 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ, और किसकी सहायता से हुआ, राधा गुप्त जी की सहायता से इनका राज्याभिषेक होता है। और उसके 8 साल बाद ये क्या करते हैं, कलिंग का युद्ध लड़ते हैं। और यहीं से आता है मेजर चेंज, इनका हृदय परिवर्तन होता है। और फिर ये क्या करते हैं, मोगालीपुत्तिस के मार्गदर्शन में बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। किसके मार्गदर्शन में, मोगालीपुत्तिस के मार्गदर्शन में। अब आप लोग ये भी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं कि मोगालीपुत्तिस कौन से बौद्ध संगीति से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पैराडाइम शिफ्ट की। कैसी पैराडाइम शिफ्ट, अभी इस बात को हम लोग 2 से 3 बार देख चुके हैं, अब फिर से एक बार देख लेते हैं कि भेरी घोष से कहां शिफ्ट हो गए, धम्म घोष। भेरी घोष क्या होता था, युद्ध द्वारा विजय, भौतिक प्रभुत्व और सेना विस्तार। मतलब बेसिकली विस्तारवादी नीति की, लड़ना झगड़ना मारना और क्या, अधिपत्य स्थापित कर लेना।
इधर फिर धम्म घोष की बात है कि इधर धम्म की आवाज। धम्म क्या होता है कि मतलब संस्कृति द्वारा विजय पाना, नैतिक प्रभुत्व करना और शांति स्थापित करना, शांति की मिशनरीज लाना। और मतलब बेसिक सेंस यही है कि हम जहां युद्ध कर रहे थे वहां सॉफ्ट डिप्लोमेसी का अपना पालन करेंगे, चीजों को अच्छे तरीके से मानवीयता की ओर ले जाएंगे, ह्यूमैनिटी को बेसिक ध्यान में रखेंगे। ये क्या था? धम्म घोष था। इसके बाद हम लोग देखते हैं अशोक के शिलालेखों द्वारा हमको क्या पता चलता है कि दो बेसिक भाषाएं, इधर ग्रीक और अरमाइक स्क्रिप्ट हमको किधर दिखती है, इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ हमको देखने को मिलता है। और बाकी मेजर हार्टलैंड इंडिया में कौन सी भाषा होती है, इधर हम लोग प्राकृत भाषा देखते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि देखिए कितना बड़ा रीजन है, तो कई सारे भाषाओं को भी ये मतलब कई सारे भाषाओं में अपना कार्य कर रहे होते हैं, तो हमको ये चीज यहां से पता चलती है। अब देखिए ये जो एम्पायर है, कौन सा? मौर्यन एम्पायर, बहुत बड़ा है। और हमने एक चीज और पढ़ा था कि ये सेंट्रलाइज्ड है पूरी तरीके से। अब एक चीज संभव तो है नहीं कि यहां मगध में बैठ के हर जगह शासन किया जा सके, तो क्या किया गया? छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया। तो 5 प्रांत बांटे गए, ठीक है। पूरे मगध के लिए, पूरे मौर्य शासनकाल के लिए क्या किया गया? 5 प्रांत बांटा गया। एक उत्तरापथ था जिसकी राजधानी तक्षशिला हुई, फिर एक अवंती राष्ट्र था जिसका उज्जैन था, फिर एक प्राची था उसका पाटलिपुत्र था, फिर कलिंग था उसका तोशाली था, और आखिरी जो 5वां था वो दक्षिण पथ था जिसका सुवर्णगिरी था। इधर भाषा संचार की बात तो हम लोग कर ही लिए, तो हमको क्या याद रखना है कि 5 प्रांत हुआ करते थे। कौन कौन से? उत्तर पथ, अवंती राष्ट्र, प्राची, कलिंग और दक्षिण पथ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम धम्म की नीति देखते हैं कि बेसिकली धम्म जो अभी हम लोगों ने देखा, ये धम्म क्या कोई नया संप्रदाय आ गया था, कोई नया धर्म आ गया था, कि ये था क्या? तो जैसा कि हम देख रहे हैं धम्म क्या था? एक नागरिक संहिता थी। ये ज्यादा कुछ, ये कोई सांप्रदायिक धर्म नहीं था, ये एक नागरिक संहिता थी। मतलब लोग कैसे रहें, राजा को कैसे रहना चाहिए, लोगों को आपस में कैसे रहना चाहिए, लोगों के प्रति सौहार्द कैसा हो, जानवरों के प्रति उनका व्यवहार कैसा हो, ये सारी चीजें धम्म की उसमें आती है। तो कुछ कोर इनका जो है कोर प्रिंसिपल, तो एक सहिष्णुता की बात करते हैं। सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस यहां पर बोला जा सकता है कि मतलब सभी संप्रदायों का सम्मान करना है। ये नहीं कि आप अपने आप को कट्टरपंथी बनाइए, अपने संप्रदाय को ऊपर मानिए। हाँ ठीक है, आपका अपने को लेकर विचार कुछ भी, पर आप सम्मान सभी का करेंगे, ऐसा टॉलरेंस की बात थी। फिर अहिंसा की बात करते हैं, नॉन वायलेंस की बात करते हैं कि चोट नहीं पहुंचाना है, चोट पहुंचाने से बचना है। देखिए एट लास्ट आपने क्या देखा कि ये किसको ज्वाइन की? ये बौद्ध धर्म को ज्वाइन की। तो अब इनके जो प्रिंसिपल्स मॉरल्स होंगे ये थोड़े बौद्ध और हिंदू धर्म को मिलाकर होंगे, पर बेसिक देखिए इसमें कई सारी चीजें जो दी हुई हैं ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमैनिटी के ही। तीसरा हमको क्या? सदाचार की बात होती है। सदाचार मतलब क्या? गुड कंडक्ट की बात होती है, जैसे बड़ों की आज्ञा मानना, भिक्षुओं का सम्मान करना इत्यादि। उसके बाद हम कल्याण की बात करते हैं कि ये पब्लिक गुड और जनहित की बात करते थे। मतलब इनके जो धम्म था, ये धम्म किसकी बात करता था? ये बेसिक 3-4 कोर प्रिंसिपल पे वो काम करता था। और इसके बारे में हमको और कहां से पता चलता है? रॉक एडिक्ट और फिर पिलर एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, इन सब जगह से हमको इसके बारे में और विस्तार रूप से पता चलता है। अब हम बात करते हैं कुछ इनके राज्य की संरचना के बारे में कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कार्य करता था। तो यहां पर हमको एक सप्तांग सिद्धांत देखने को मिलता है। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सप्तांग मतलब 7 अंग, 7 अंगों की बात कर रहा है। अभी कैसे 7 अंग हैं देखते हैं। तो कौटिल्य ने साम्राज्य को 7 अन्योन्याश्रित तत्वों वाले एक जीवित जीव के रूप में परिभाषित किया। अब वो 7 थे कौन कौन? एक राजा, एक अमात्य, एक कोश, फिर सेना, फिर दुर्ग, फिर जनपद, फिर मित्र। राजा मतलब जो शासक हुआ करते थे, अमात्य कौन? जो सचिव होते थे, कोश मतलब खजाना, और फिर सेना मतलब बल। दुर्ग किसको बोलते हैं? किले को दुर्ग बोलते हैं। और जनपद मतलब क्षेत्र, और मित्र मतलब सहयोगी। अब वो कोई भी हो सकते हैं, आस पड़ोस के राज्य हो सकते हैं, या कोई फॉरेन राज्य हो सकता है, कोई विदेशी राज्य हो सकता है, जो भी एक मित्र के रूप में सहयोग करें। तो ये 7 किसके लिए जरूरी है? एक राज्य को चलाने के लिए इन 7 चीजों की जरूरत होती है। ये सप्तांग यही चीज है कि मतलब एक राज्य, एक बढ़िया राज्य, एक संपूर्ण समृद्ध शक्तिशाली राज्य के लिए ये 7 चीज बहुत आवश्यक हैं। ऐसा किसने बताया? ऐसा कौटिल्य ने बताया था। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम देख लेते हैं कि इनमें जो मंत्री परिषद का कार्य होता था, या जो इनका शाही तंत्र, जो इनका प्रशासन कार्य करता था, ये कैसे कार्य करता था। तो पहले मंत्री परिषद हुआ करते थे, फिर उनके नीचे हम अध्यक्षों को देखते थे, फिर कुछ लोकल ऑफिसर्स हुआ करते थे, और फिर उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो केंद्रीय रूप में इनके कौन कौन थे? मंत्री थे, जैसे मुख्यमंत्री की बात कर सकते हैं, फिर पुरोहित हुआ करते थे, इनको पुजारी भी बोलते हैं, सेनापति हुआ करते थे, फिर समाहर्ता। ये कौन सा कार्य करते थे? ये राजस्व का कार्य देखते थे, उनको समाहर्ता बोलते थे। और फिर इन्हीं के राज्य में हमको
जासूसों का भी पता चला कि ये स्पाई का भी काम करवाते थे, मतलब ये जासूसी भी करवाते थे। जाहिर सी बात है, जासूस और मुखबिर ये दो लोग और इनके राज्य शासनकाल में हमको दिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा ना, गुण पुरुष की भी बात कही जाती है। गुण पुरुष कौन होते थे? नजर रखते थे कि राज्य में क्या चल रहा है, लोगों के बीच में क्या बातें चल रही हैं, राजा को लेके क्या हो रहा है, या कुछ ऐसी कोई कार्य की बात तो नहीं हो रही जिससे शासक को और शासन दोनों को दिक्कत हो, प्रशासन को दिक्कत हो। तो ये सब काम कौन? जासूस बताएंगे। अब हम स्थानीय और ग्राम की बात करेंगे तो यहाँ पे रज्जुक की बात करते हैं। ये क्या देखते थे? ये राजस्व बंदोबस्त देखते थे। फिर यहाँ एक आपको और टर्म दिख रहा है, सीता अध्यक्ष। तो सीता अध्यक्ष क्या होते थे? ये कृषि रिलेटेड चीजों को देखते थे। उसके बाद हम निर्वाचित ग्रामिक की भी बात कर रहे हैं। अब यहाँ एक टर्म का आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम निर्वाचित ग्रामिक की बात बोल रहे हैं, मतलब ग्राम प्रधान जैसा आप समझ सकते हैं इनको, ठीक। और हमको एक चीज और पता चलता है कि जो ये सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ था, जो गुजरात की सुदर्शन झील है, वो भी किसके समय में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में हुआ था। अब आप कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम देख लेते हैं कि कोई भी राज्य जब चल रहा है तो उसके लिए पहले शासन प्रशासन तो जरूरी है, राजा जरूरी है। एक जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज जरूरी है वो क्या है? धन, अर्थ बहुत जरूरी है। तो आर्थिक इंजन की बात करते हैं कि इनके आर्थिक कैसे कैसे चीजें। फिर हम कृषि की बात कर लेते हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि लोहे के औजारों और सिंचाई द्वारा संचालित होता था, ठीक है। फिर शाही भूमि, सीता, अभी इधर हम लोग सीता अध्यक्ष की बात किए थे कि वो कृषि रिलेटेड चीजों को देखते थे। तो शाही भूमि पर क्या होता था? उपज का 1/6% कर लिया जाता था। कौन लेता था? शासन लेगा, प्रशासन लेगा, राज्य ही लेगा। फिर मुद्रा की बात हम लोगों ने स्टार्टिंग में करी थी कि पंचमार्क कॉइन देखने को मिले थे, सिल्वर के पंचमार्क कॉइन्स देखने को इनके यहां मिले थे। अब एक अधिकार की बात करते हैं और व्यापार की बात करते हैं। अब हम लोग देखे थे शुरुआत में कि ये एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है मौर्य काल में, मतलब सेंट्रलाइजेशन का पीक कहीं पे देखने को मिलता है तो वो मौर्य राज में देखने को मिलता है। देखिए, खनन, नमक, हथियार, शराब, सब पे सख्त राज्य नियंत्रण था। और कुछ इनके प्रमुख बंदरगाह भी हैं, जैसे आपको ताम्रलिप्ति देखने को मिलता है जो पूर्व की ओर था, और आपको भरूच देखने को मिलता है जो पश्चिम की ओर था। ये क्या थे? इनके बंदरगाह थे। बंदरगाह, इससे फिर क्या समझ में आता है कि ये ट्रेड पे भी ध्यान देते थे। इनके एरा में ट्रेड भी बढ़िया खासा होता था। इसके बाद हम क्या बात करते हैं? इनके समाज की बात कर लेते हैं, व्यवस्था बनाम वास्तविकता की बात कर लेते हैं कि इनमें समाज कैसा था, वहां पर लोगों की क्या स्थिति थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, निम्न वर्ग की क्या स्थिति थी, या उच्च वर्ग की क्या स्थिति थी। तो वर्ण व्यवस्था की बात है तो समाज शक्ति से 4 वर्णों में विभाजित था। जैसा हम लोग जानते हैं 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो इन्हीं 4 वर्णों में इनका भी समाज विभाजित था। जिस चीज पे हम ध्यान देंगे कि अंतर विवाह मौजूद थे। तो अगर जो कहीं पे कोई पूछे कि मौर्य साम्राज्य में अंतर विवाह नहीं थे, तो हमको याद रखना नहीं, अंतर विवाह मौजूद थे। यहां से 2 शब्द हमको और मिलते हैं, एक अनुलोम मिलता है, एक प्रतिलोम मिलता है। तो अनुलोम और प्रतिलोम क्या होता है? तो अनुलोम होता है जैसे जब विवाह होगा तो एक वर होगा, एक वधु होगी। तो जब वर क्या होगा? उच्च कुल का होगा। जब वर उच्च होगा तो उसको हम अनुलोम बोलेंगे उस विवाह को। और प्रतिलोम क्या होगा? जो वधु होगी, जब ये उच्च कुल की होगी, जब वधु उच्च होगी तो उसको हम प्रतिलोम बोलेंगे। जैसे आप अनुलोम विलोम से मत समझिएगा, ये अनुलोम प्रतिलोम है, ठीक है। फिर कठोर वास्तविकता की बात की जाए तो कठोर वास्तविकता क्या कि इसमें महिलाओं के अधिकार में भारी गिरावट देखने को मिली थी। मतलब महिलाओं का अधिकार यहां पर गिरा हुआ मिला था कि मतलब महिलाएं कहाँ, हम लोग ऋग वैदिक में देख रहे थे कि महिलाएं एकदम स्वच्छंद थी, पुरुष के बराबर अधिकार रख रही थी। कहां पे? धीरे धीरे उनके अधिकारों में डिक्लिनेशन हमको देखने को मिला, डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। यहां पर भी विधवा पुनर्विवाह बंद होता दिखा। 2 और शब्द की हम बात करेंगे, एक विष्टि की बात करेंगे, एक दास की बात करेंगे। ये भी इनके शासन में दिखते थे। अब विष्टि क्या होती थी? गुलामी, और विष्टि क्या होती थी? जबरन श्रम, और दास क्या होते थे? गुलामी। ऐसा भी पूछा जाता है कि मौर्य शासन काल में क्या गुलाम नहीं हुआ करते थे? तो नहीं, ऐसा हम मानेंगे कि गुलाम हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पे विष्टि का जिक्र मिलता है। और जो अछूत, जिनको चंडाल भी कहा जा सकता था, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था, उनको अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ता था। तो एक बेसिक सोसाइटी टाइप की इनकी भी सोसाइटी थी। ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशंस रही हो महिलाओं और निम्न वर्ग की। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इनके सोसाइटी की वास्तविकता क्या थी, किस प्रकार से इनका समाज था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। हम लोगों ने उदय देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया धनानंद को, उसके बाद इन्होंने अपना किस प्रकार से विस्तार किया और कैसी कैसी अपनी नीतियां लाए। अब कोई चीज शुरू होगा तो वो चीज खत्म भी होगी।
जाहिर सी बात है खत्म हुआ होगा ना, तभी तो और आगे अदर डायनेस्टी आई, फिर हम लोग दूसरी डायनेस्टी आई, आजाद हुए, फिर अब हम लोग एक डेमोक्रेसी में हैं। तो इनका पतन कब हुआ? तो 185 ईसा पूर्व के आसपास इनका पतन माना जा रहा है। इनका कालखंड हम लोग शुरुआत में ही देख लिए थे। कारण क्या था? तो इधर 3 प्रमुख कारण देखने को मिलते हैं, वित्तीय संकट, फिर शांतिवाद, और फिर उसके बाद अति केंद्रीकरण। मतलब हर चीज की अति तो दिक्कत ही कर जाती है। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है? ये 3 प्रमुख कारण होते हैं। देखिए, जो अशोक के महंगे धम्म मिशन थे, अब धम्म में क्या कि प्रचार प्रसार के लिए बाहर भेजना, फिर उन्होंने धम्म महामात्यों को भी नियुक्ति कर रखी थी, उनको भी सैलरी देना, और फिर ये क्या करते थे, धम्म के लिए बहुत सारे, देखिए कितने शिलालेख अभिलेख इन्होंने बनवाए, तो उसमें भी वित्तीय खर्चा तो होगा ही। तो वो क्या हुआ, वित्तीय संकट पैदा कर दिया। फिर जो शांतिवाद था, इसने क्या किया, इनके जो सेना थी उनके अंदर युद्ध की भावना को कमजोर कर दिया। जाहिर सी बात है, अगर जो सेना है तो उसको इंथुजियास्टिक रखेंगे तो वो एकदम जोश में भरी रहेगी, पर अब उसको शांत कर दे कि नहीं हम शांति प्रिय, हम शांति प्रिय, तो उसके अंदर का उल्लास भी खत्म हो जाएगा, लड़ने की इच्छा शक्ति ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर दूसरा हमको दिक्कत ये मिला। और उसके बाद जो इनके कमजोर उत्तराधिकारी थे वो क्या किए, अति केंद्रीकरण को संभाल ही नहीं पाए। मतलब जो इनके अशोक के बाद हम इनके फर्दर देखते हैं कि बाद के जो इनके उत्तराधिकारी आए वो इतने केपेबल थे ही नहीं कि इतनी जो हम लोगों ने केंद्रीकृत शक्ति देखी थी तो वो केंद्र इतना मजबूत तरीके से चला ले जाएं। तो अति केंद्रीकरण उनके लिए बहुत दिक्कत हो गया, वो विफल हो गया, तो इनका साम्राज्य एकदम समझिए खत्म हो गया। और आखिरी और अंतिम प्रहार हम क्या देखते हैं, इन्होंने एक कार्य और किया था कि ब्राह्मणों के प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इन्होंने किस पर प्रतिबंध लगा दिया था? ब्राह्मणों के द्वारा जो अनुष्ठान वगैरह होता था तो अनुष्ठानों पर इन्होंने प्रतिबंध भी लगा दिया था। और उसके बाद हम लोग लास्ट में देखते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने शुंग साम्राज्य की स्थापना की, वो इन्हीं के यहाँ एक ब्राह्मण सेनापति हुआ करते थे। तो जो अंतिम मौर्य राजा थे बृहद्रथ, उनकी हत्या इन्होंने कर दी। और फिर वहीं से हम लोग पढ़ते हैं पुष्यमित्र शुंग का उदय, वहीं से हम लोग पढ़ते हैं पुष्यमित्र शुंग, मतलब जो शुंगा डायनेस्टी होती है उसकी एस्टेब्लिशमेंट पढ़ते हैं। ये था पूरा मौर्य शासनकाल की, कहां से मौर्य का शुरुआत हुआ, कैसे बीच की चीजें क्या थी, व्यवस्थाएं क्या थी, और फिर मौर्य खत्म कहां हुए। इनमें एक बहुत प्रोमिनेंट राजा हुआ करते थे, जैसा अभी हम लोगों ने देखा, जिन्होंने अपना पूरा माइंड चेंज किया। कौन? अशोक हुआ करते थे। तो उनमें भी बहुत सारी प्रमुख चीजें हैं, उनके रॉक एडिक्ट्स हैं, उनके पिलर एडिक्ट्स हैं, कुछ मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स, कुछ मेजर पिलर एडिक्ट, कुछ माइनर पिलर एडिक्ट्स। तो अगले क्लास में हम लोग अशोक को अच्छे से देखेंगे, उनके पिलर एडिक्ट और रॉक एडिक्ट्स के बारे में अच्छे से देखेंगे। और भी कोई चीज हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के जय हिंद सभी को।